अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पेक्टा इसका डे एंड लेक्चर नंबर 23 शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जो हमारे लेक्चर थे वो लेक्चर 21 तक थे और 22, 23 और 24 जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं वो टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में है। और इसके अंदर हमने टोटल 60 टूल्स को डिस्कस करना है, जिसमें से हमने 20 टूल्स जो थे वो कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम अगले जो 20 टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फाइल अगेन ओपन हो चुकी है, टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। सारा साल जब आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग के दौरान आप बच्चों के चेहरे के तासुरात, लेक्चर के एंड पर बच्चों से राय लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, ताकि आप जान सकें कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग मेथड आया कि अफेक्टिव है या नहीं, बच्चों पर उसका जो है पॉजिटिव असर हो रहा है या जस्ट ये टाइम पास है। तो टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, टेक्निक्स टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, ये हमारी आज की जो ट्रेनिंग है उसका टाइटल है। और कल भी हमारे पास यानी कि अगली वीडियो में भी हमारे पास टाइटल यही रहेगा। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जो हमने कल पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, पहले 20 टूल्स। तो आज की वीडियो में हम अगले जो 20 टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि वीडियो को छोटा रखने के लिए जो हमारे पास रेलेवेंट या मेन हों उनको मैं ज़्यादा जो है आपके साथ डिस्कस करूं। अदरवाइज़ मैं जस्ट आपको बोल दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ख़ुद इसको रीड कर लें। तो अब इसमें हमारे पास 21 जो टूल है वो है वन सेंटेंस समरी, यानी कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि आपने 2 आयरन बॉल्स ली छोटी छोटी जो कि बैरिंग के अंदर भी होती हैं, आपने एक लोहे का छल्ला सा बनाया और दोनों में जो दोनों बॉल्स जो थी ना उस छल्ले में से गुजर रही थी। जैसे ये छल्ला है ना हमारे पास, इसमें से वो बॉल्स गुजर रही थी। हमने एक बॉल को जो है हीट किया यहाँ तक कि वो बिल्कुल रोशन हो गई, इतना उसको गर्म कर दिया। अब हमने दोबारा उन बॉल्स को इस छल्ले में से गुजारा ना, तो एक तो गुजर गई दूसरी नहीं गुजरी। तो इस तरह का आपने अगर कोई लेक्चर डिलीवर किया तो आप उसमें बच्चों से वन सेंटेंस समरी पूछ सकते हैं एंड पर, ताकि बच्चों को पता चल जाए। अब इसमें क्या होगा कि अगर हु है तो आप हु का इस्तेमाल कर लेंगे। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन आयरन बाल, ठीक है ना। इसी तरह व्हेन वी हीट an iron or metal object, what has its effects। तो इस तरह आप जो है ना वन सेंटेंस समरी के लिए ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे पास 21 टूल है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जो है ऑब्वियसली आप सब टीचर्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो है ख़ुद भी जो है इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं, बजाय इसके कि मैं इन पर एक जो है डिटेल से बोलूँ। समरी फ्रेम्स, अब इसमें क्या है कि आपने बच्चों से कहना है कि आपने एक समरी लिखनी है। ऑब्वियसली ये जो है ये आप 8-9 क्लास के या बड़े बच्चों के लिए जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपने बच्चों को एक फ़्रेम बता देना, जैसे वो अक्सर उर्दू की किताब में जो हमारे पास या इंग्लिश बी की जो बुक है उसके अंदर आपको एक कहानी दी जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा था और आगे एक खाली जगह लगा दी जाती है। उसको पानी नज़र आया एक बाग में। अब वो जो खाली जगह उसमें आप खुद लिख देते हैं कि वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, फिर उसको एक पानी। तो इस तरह आपने समरी का एक फ्रेम बच्चों को बता देना है। अ डैश इज़ अ काइंड ऑफ डैश, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको साइंस टॉपिक जो है वो बता रहे हैं तो आप इसमें लिख देंगे कि जो है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन डैट हैपन्स ड्यू टू हीट। इस तरह आप जो है एक बच्चों को आउटलाइन दे देंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना आज के टॉपिक की जो है समरी जो है उसमें बतानी है। अब कंपेयर या कंट्रास्ट, मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को आज HCF करवाया है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम फैक्टराइजेशन, अगले दिन आपने करवाया था यानी कि परसों की बात अगर कर लें HCF विद डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो कंपेयर या कंट्रास्ट का मतलब है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी। कॉमन ये थी कि आंसर सेम आएगा। कंट्रास्ट क्या था कि उसमें हम प्राइम फैक्टर्स को इस्तेमाल करते थे और उसमें हम डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते थे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास है 22 टूल। 23 टूल की तरफ चलते हैं। वन वर्ड समरी, सेलेक्ट और इन्वेंट वन वर्ड बेस्ट समराइज अ टॉपिक। तो आपने अगेन
मिसाल के तौर पर आपने एक फ्लावर के बारे में बताया कि ये इसका स्टिग्मा होता है, ये इसकी स्टाइल होता है, ये इसकी ओवरी होती है, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, तो ये जब हमारे पास इस तरह कोई कीड़ा वगैरह आता है और ये इसकी ओवरी तक पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर जो है एक बीज बनना शुरू हो जाता है, वो बाद में पक के फल बन जाता है। आपने ये टॉपिक को बताया। अब ऑब्वियसली इसकी हेडिंग भी वहाँ पर मौजूद होगी, तो आप बच्चों से जब पूछेंगे कि इसका वन वर्ड एक लफ्ज़ में बताएँ कि आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा आज हमने पोलिनेशन पढ़ा है, ठीक है ना। फिर पोलिनेशन से मज़ीद आगे जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, HCF विद प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय जो है डेवियन मेथड, LCM बाय डेवियन मेथड। तो इसका एक वन वर्ड समराइज़ जो है आप बच्चों से बोलेंगे कि आज एक लफ्ज़ में बताएं हमने क्या पढ़ा है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों पे जो है वो थोड़ा मुश्किल वक्त था, मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन बनाने के लिए कोशिश शुरू की। आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो इसमें वन वर्ड क्या होगा, इसमें तहरीक आज़ादी का वन वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह ये 23 नंबर पर टूल जो है वो है वन वर्ड समरी। नेक्स्ट है हमारे पास थिंक पेयर शेयर टर्न टू योर पार्टनर। अब इसमें क्या कि टीचर गिव्स डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। सबसे पहले टीचर स्टूडेंट्स को हदायत देगा कि उन्होंने किस तरह से थिंक करना है। स्टूडेंट्स फार्मूलेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड देन टर्न टू अ पार्टनर टू शेयर देयर आंसर्स। टीचर्स कॉल्स ऑन सेवरल रैंडम पेयर्स टू शेयर देयर आंसर्स विद द क्लास। अब इसमें क्या है कि 2 स्टूडेंट्स जो है वो पेयर बन जाएंगे और या 3, उसमें हर स्टूडेंट जो है ना उसका आंसर जो है अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन टीचर बोलेगा ना, जो भी टॉपिक होगा, उसका जो रिस्पॉन्स है वो अपने जो लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है वो माइंड में एक तरतीब देगा, फिर वो अपने साथी के साथ अपना आंसर शेयर करेगा। इसी तरह जो दूसरा साथी होगा उसने जो उसका आंसर सोच रखा होगा वो उसको शेयर करेगा, दोनों आपस में शेयर करेंगे। तो टीचर एक स्पेसिफिक टाइम पूरी क्लास को देगा, तो जो ग्रुप बने होंगे ना 2 के या 3 के, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपस में जो है उसका आंसर शेयर करेंगे। फिर टीचर जो है क्या करेगा, अब इसमें क्या है कि जैसे वो मशहूर कहावत है ना कि अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए ना और आपने मुझे 10 रुपये दिए, तो इसका मतलब है हम दोनों के पास अभी 10 रुपये ही हैं, हम 10 रुपये के ही मालिक हैं। लेकिन अगर मेरे पास इल्म की कोई बात थी और आपके पास भी एक इल्म की कोई बात थी, कोई नॉलेज था, मैंने अपना नॉलेज आपको दे दिया और आपने मुझे दे दिया, तो अब मेरे पास जो इल्म है वो 2 बातें हो गई हैं मेरे पास, और आपके पास भी इल्म की 2 बातें हो गई हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है कि एक स्टूडेंट को जितनी समझ आई आज के लेक्चर की, उसके दोस्त को, क्लासमेट को जितनी समझ आई, फिर दोनों ने थिंक पेयर, उन दोनों का टीचर ने पेयर बना दिया, फिर उन्होंने अपनी अपनी बातों को जो उन्होंने लर्निंग की सोचा और एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब इसके साथ भी जो नॉलेज था वो उसके पास चला गया, उसका नॉलेज उसके पास चला गया, और दोनों के पास जो नॉलेज था वो डबल हो गया या फिर ट्रिपल हो गया। और एंड में जो है ना टीचर कॉल्स करता है सेवरल रैंडम पेयर्स को, वो पूछता है कि भाई आप बताओ आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो ये हमारे पास एक 24 टूल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उन्होंने आज का लेक्चर कैसा सीखा, या फिर कोई भी चैप्टर जब एंड हो जाता है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह इससे मिलता जुलता है हमारे पास थिंक राइट पेयर शेयर। स्टूडेंट्स थिंक इंडिविजुअली, राइट देयर थिंकिंग, पेयर एंड डिस्कस विद पार्टनर, देन शेयर विद द क्लास। तो इसमें जो है एक नया जो इजाफा हुआ है वो है राइट का, यानी कि आपने ज़ुबानी नहीं सोचना, आपने स्टूडेंट्स जो है एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है ना दे विल recall their knowledge that they learned in their relevant lecture। तो आखिर में वो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों क्लासमेट जो एक ही बेंच पर मौजूद हैं, अपना जो उन्होंने लर्निंग की होगी उसके पॉइंट्स को अपने सामने वो लिख लेंगे। इसी तरह दूसरा स्टूडेंट भी अपने सामने लिख लेगा। अब ये हमारे पास रिटर्न में आ गया। 24 में बस ओरल था, ठीक है, इसमें हमारे पास रिटर्न में आ गया, और एंड पे टीचर जो है उनको बोलेगा कि आपने जो चीज़ लिखी है ना वो पूरी क्लास के साथ शेयर करें। ये कोई डायाग्राम हो सकती है, ये आप समझ लें कि फ्लावर एक पिक्चर जो है वो आपकी बुक में बनी थी जिसके ऊपर आपने पढ़ा कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये पीटल है, ये स्टेमन है, ठीक है ना। और एक फ्लावर जो है रैंडम जो है नेट से डाउनलोड करके उसकी एक पिक्चर जो है आपके सर ने, टीचर ने वाइट बोर्ड पर ड्रा कर दी, और आपने सर ने बोला कि, टीचर ने बोला कि अब आप इसके जो पार्ट्स हैं ना वो अपनी कॉपीज़ पर ड्रा करें। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ये वाला जो स्टूडेंट है उसको 4 पार्ट्स की समझ आ गई और 3-4 पार्ट की समझ नहीं आई। इस वाले स्टूडेंट को उन 3 पार्ट्स की समझ आ गई, बाकी के 2 की समझ नहीं आई। तो उन्होंने अपना रिटर्न वर्क एक तैयार किया, फ्लावर ड्रा कर लिया बोर्ड से देखकर, और बाद में एट दी एंड वो पूरा काम जो था वो क्लास के साथ शेयर कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक बेहतरीन टूल है
जिसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास टा का माइल अ मिनट। अब इसमें हमारे पास क्या क्या पार्टनर आप गिवर एंड रिसीवर। इसमें ना एक गिवर होगा और एक होगा रिसीवर। गिवर का मतलब है जो हदायत देगा। दो बच्चे हम लेंगे ना, एक बच्चा जो है वो हदायत देने वाला होगा और रिसीवर क्या होगा, जो उसकी हदायत को सुनेगा। काइंड ऑफ लाइक पासवर्ड और पिरामिड, बोथ नाउ द कैटेगरी। दोनों को मालूम होगा कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैटेगरी कौन सी है वो उनको पहले बता दी जाएगी। बट द रिसीवर हैज़ हिज बैक टू द बोर्ड स्क्रीन। अब जो रिसीवर है ना, उसकी जो बैक होगी ना वो स्क्रीन या बोर्ड की तरफ होगी। अ सेट ऑफ नॉर्म्स टर्म्स विल अपीयर बेस्ड ऑन द कैटेगरी। मिसाल के तौर पर एक पीछे टीवी लगा हुआ है, टीवी, ठीक है, उस टीवी के ऊपर ना कुछ हदायत आएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है आप समझ लें कि उसके ऊपर ना एक फ्लावर बना है, फ्लावर के पास एक शहद की मक्खी आ रही है और वो उसके ना बिल्कुल ऊपर आके बैठ जाती है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो प्ले हुई स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आजकल अक्सर जो है स्कूलों में एलसीडी की सहूलत मौजूद है, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो अब जो स्टूडेंट उसके सामने खड़ा था ना, उसको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसने अपनी जो बैक है ना, अभी हमने पढ़ा था बैक, कमर, वो उसकी तरफ की हुई है, उसको नज़र नहीं आ रही। अब उस स्टूडेंट के सामने एक स्टूडेंट खड़ा है जो कि उस एलसीडी को देख सकता है। अब वो उसको इशारे देगा, बताएगा कि इस तरह, यहाँ तक कि वो जो स्टूडेंट है वो बूझ जाएगा, गैस कर लेगा कि हाँ ये यहाँ पर जो है क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर ये पोलिनेशन का पीछे जो एलसीडी पे कॉन्सेप्ट है वो हो रहा है। तो अ सेट ऑफ नॉर्म्स। अब उस दिन उन्होंने माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा हो, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा हो, पोलिनेशन के बारे में पढ़ा हो, रिवीजन की हो, लेकिन इन 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स में से जो है एक कॉन्सेप्ट जो है वो शो हुआ और उसको उसने गैस कर लिया। तो अ सेट ऑफ टर्म्स विल अपीयर बेस्ड ऑन द कैटेगरी। गिवर गिव्स क्लूज। तो जो गिवर है ना, जो सामने उसके बच्चा है, वो उसको थोड़े हिंट देगा, वाइल रिसीवर ट्राइज टू गैस द टर्म। और जो वो इसी तरह आप वोकेबलरी की अगर बात कर रहे हैं ना, तो मिसाल के तौर पर वो जो सामने खड़ा है ना, तो वो आप समझ लें हाथों से इशारे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो वो उसको गैस करेगा, अच्छा इसका मतलब है पीछे जो वर्ड लिखा है ना वो है रनिंग, ठीक है ना। इसी तरह आप समझ लें कि वो अपने आँखों पे ऐसे ऐसे करेगा, तो उसका वीपिंग, वो रो रहा है। तो इस तरह आप कोई भी एक्टिविटी जो है पीछे शो करवा के, अब वो जो पीछे एलसीडी है ना उसको पूरी क्लास देख रही होगी, ठीक है, तो जस्ट वो स्टूडेंट उसको गैस करेगा और वो जो सामने, अब ये एक फ़नी भी हो जाएगा और इसमें जो है लर्निंग भी, और बच्चे जो है उनकी तवज्जो दाएँ बाएँ नहीं होगी। तो इस तरह जो सामने वाला बच्चा है वो उसको हदायत देता जाएगा और वो उसको बूझने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास 26 नंबर का टूल है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास 27 है, ओरल क्वेश्चनिंग। अब इसमें ओरल क्वेश्चनिंग है कि आप जस्ट जो है ना शॉर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि हाउ इज़ डैश सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम। मिसाल के तौर पर हाउ इज़ HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ सिमिलर टू या फिर डिफरेंट फ्रॉम HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है ना। अब इसमें हम डिफरेंट बोलेंगे तो हम बोलेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बाय डिवीजन मेथड बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड इन डिवीजन मेथड वी सिंपली डिवाइड एंड ट्राई टू फाइंड द HCF। तो इस तरह आप ये जो है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कुछ सवाल आते हैं जो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास ओरल क्वेश्चनिंग हो जाएगी। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उसके एंड पर आप बच्चों से ज़ुबानी सवालात पूछ सकते हैं। तो चूँकि आप भी बुलंद आवाज़ में पूछते हैं और जो आंसर है वो भी आपको बुलंद आवाज़ में मिलता है और पूरी क्लास इसको समझ सकती है। आगे हमारे पास टिक टैक टो थिंक। ये आपने अक्सर वो गेम खेली होगी जिसके अंदर आप जो है 9 डब्बे बनाते हैं। एक बच्चा पहले जो है वो टिक लगाता है, दूसरा बच्चा क्रॉस लगाता है, फिर एक बच्चा टिक लगाता है, दूसरा बच्चा क्रॉस, या फिर वो कुछ केसेस में एक बच्चा दायरा बना देता है, दूसरा बच्चा क्रॉस, और जिसके सबसे पहले क्रॉस बन जाते हैं 3, या जिसके सबसे पहले 3 दायरे बन जाते हैं वो जीत जाता है। तो अब ये जो है ना ये बड़ी मज़े की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर दूँ एक सफ़े पर कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अक्सर आपने बच्चों को क्लास में फ्री टाइम में देखा होगा कि वो ये वाली जो गेम है ना वो खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये देखें, ऐसे 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 और ऐसे। मिसाल के तौर पर अभी मैंने बारी ली, मेरे पार्टनर ने जो है बारी यहाँ पे ले ली, मैंने जो है बारी फिर यहाँ पे ले ली, मेरे पार्टनर ने यहाँ पे बारी ले ली। अब मैंने उसको रोकने के लिए यहाँ पे बारी ले ली, मेरे पार्टनर ने यहाँ पे बारी ले ली। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बारी लूँगा और मेरी लाइन बन गई, इट मीन्स कि मैं जीत गया। अब टिक टैक टो का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना ये वाला, दोबारा से हम अपने टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं।
इसमें क्या होता है कि टीचर एक बोर्ड के ऊपर ना बड़ा सा इस तरह का बॉक्स बनाएगा। अब इसमें ना वो हर डब्बे में ना एक एक सरगर्मी लिखेगा, ठीक है। वो अगर आप मिसाल के तौर पर मैथ का क्वेश्चन करें तो इसमें जो है वो छोटे छोटे सवालात हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है तो इसमें तारीख़ पैदाइश और जो है मतलब कि बानी, इस तरह के सवालात हो सकते हैं, उर्दू की कहानी, कोई भी, तो इसमें सरगर्मियाँ होंगी। अब एक स्टूडेंट आएगा तो वो उसमें क्या करेगा, उन सबसे पहले जो उसको आसान सरगर्मी लग रही है ना वो उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। अब उसने उस सरगर्मी के, अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट आया, उसने ये वाली सरगर्मी, इस डब्बे में जो सरगर्मी थी ना उसका आंसर किया और वो ठीक हो गया। अब ये अगर स्टूडेंट जो है वो जो है ना वो ये वाली और ये वाली सरगर्मी को पिक नहीं कर सकता, ये वाला जो सरगर्मी है ना, अब वो ये वाली सरगर्मी का जवाब देगा और अगर ये वाली का भी जवाब दे देता है तो उसकी लाइन बन जाएगी। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जीत गया। अगर इस तरह इसका आंसर करने के बाद वो ये दोनों उसको आंसर नहीं आ रहे, इसका और इसका आंसर दे देता है तो फिर भी उसकी लाइन बन जाएगी। और इसी तरह इसमें 2 स्टूडेंट्स होंगे ना, बजाय इसके कि आप टिक का निशान लगाएं, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपके सामने ये गेम प्ले की है ना, जैसे मैंने पहले स्टार सर्कल लगाया तो 2 स्टूडेंट्स आएंगे। पहला स्टूडेंट जो है इनमें से एक जो है एक्टिविटी पिक करेगा और वो उसको परफॉर्म कर देगा। अब दूसरा जो स्टूडेंट है ना वो आके, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टिक लगाया था तो वो ये वाली सरगर्मी को पिक कर लेगा। अब मैंने जो है ये वाली सरगर्मी पिक की, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आके मुझे रोकने के लिए, अब वो हर सूरत ये वाली सरगर्मी को आंसर करेगा। अगर उसने ये वाली सरगर्मी का आंसर ना दिया और मैंने उसको ये वाली सरगर्मी का आंसर बता दिया, मतलब कि पूरी क्लास को, टीचर को, तो इसका मतलब है मेरा भी यहाँ पे दायरा आ जाएगा, तो मेरे तीनों दायरे हो गए, इस तरह से मैं जीत जाऊँगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास एक गेम टाइप है। तो बजाय इसके कि आप क्रॉस या दायरा लगाएं, आप क्या करेंगे, उस डिब्बे में से मौजूद सरगर्मी का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहले आंसर कर देगा उसकी लाइन मुकम्मल हो गई तो वो विनर हो जाएगा। इस तरह बच्चों जो है वो दिलचस्पी भी लेंगे और जो है वो लर्निंग भी करेंगे। आगे हमारे पास 4 कॉर्नर्स। अब इसमें स्टूडेंट्स चूज़ अ कॉर्नर बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ डैश, विच कॉर्नर वुड यू चूज़। अब इसमें 4 कॉर्नर जो कमरा जमात के होते हैं ना, आप वहाँ पे या फिर एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक बॉक्स बना के उसमें 4 कॉर्नर बना देते हैं या ऑप्शन लिख देते हैं। अब उसमें कॉर्नर 1 क्या है, द डर्ट रोड, ठीक है, देयर सो मच डस्ट आई कैन सी वेयर आई एम गोइंग हेल्प। कॉर्नर 2 है द पेवर्ड रोड, इट्स अ फेयरली स्मूथ बट देयर आर मैनी पैथ होल्स अलोंग द वे। कॉर्नर 3 में क्या होगा, द हाईवे, आई फील फेयरली कॉन्फिडेंट बट हैव एन क्वेश्चनल नीड टू शो डाउन। कॉर्नर 4 में का द इंटरसेट, आई एम ट्रैवलिंग अलोंग एंड कुड ईजिली गिव डायरेक्शंस टू समवन else. Once students are in their chosen corner, allow students to discuss their progress with others. Questions may be prompted by teacher. Corner 1 will pair the corner 3. Corner 2 will pair with the corner 4 for peer tutoring. तो कहने का मकसद ये कि आप कमरे में चारों कोनों पे ना ये वाली हदायत बता देंगे। अब जो स्टूडेंट है ना वो जब आएगा स्टेज पर तो वो इनमें से किसी एक स्टेज कॉर्नर पे जाएगा। अब उसको मतलब अगर किसी टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन है तो वो उसी के, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो कॉर्नर 3 था, द हाईवे, आई फील फेयरली कॉन्फिडेंट। तो अगर किसी स्टूडेंट को टॉपिक की फुली समझ आ गई है तो वो कॉर्नर नंबर 3 की तरफ चला जाएगा और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। तो इसमें आप ये समझ लें कि जो 4 कॉर्नर है ना, ये इज़ एन एक्टिव लर्निंग and teaching strategy where students physically move to specific areas of a room to express their opinions, answer questions or take a stance on a debatable topic। जिस पे भी आप डिबेट कर रहे हैं ना टॉपिक पे, तो वो अपने अपने उसी हिसाब से, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से उस कॉर्नर में जाके उसको एक्सप्लेन करेगा। तो इसको बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 40 टूल्स को डिस्कस करेंगे। 30 है हमारे पास मडीएस्ट और क्लियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरिएशन ऑन द 1 minute पेपर, though you may wish to give students a slightly longer time period to answer the question। तो ये 1 minute का पेपर होता है लेकिन आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। Here you ask at the end of a class period or at a natural break in the presentation, what was the muddiest point in today's lecture, or perhaps you might be more specific, asking for example, what if anything do you find unclear about the concept of personal identity, ठीक है ना, inertia, natural selection etc। तो कहने का मकसद है कि आप बच्चों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी लेक्चर के तरह पे मडीएस्ट या क्लियरेस्ट, आपको आज का टॉपिक में कौन सा पॉइंट जो है वो अभी तक समझ नहीं आया। मिसाल के तौर पर एक बार मुझे किसी क्लास में जाना हुआ तो वहाँ पे स्टूडेंट किसी प्रीवियस डे में किसी लेक्चर को डिस्कस किया गया था क्लास टीचर की तरफ से, और आज जो है ना वो बच्चे
जो है जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई चीज़ पूछनी है जो कल आपने पढ़ा था उसमें समझ ना आई, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो स्लोप या ढलवान होती है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मडीएस्ट पॉइंट हो गया ना। क्लियरेस्ट पॉइंट क्या है कि जैसा कि आपने पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट बताया, तो अगर वो पोलन ग्रेन खुद ही ओवरी में चला जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ, या दूसरे अल्फाज में अगर इस फूल का पोलन ग्रेन जो है वो इसी फूल की ओवरी में चला जाए तो हम कहते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर इसी फूल का पोलन ग्रेन इसी किस्म का एक दूसरा पौधा है, जैसे नींबू का पौधा है और ये भी नींबू का पौधा है, तो लेकिन ये दोनों पौधे अलग हैं, दो अलग गमलों में पड़े हैं, इसका उठ के यहाँ पे आ जाए और फिर ओवरी में चला जाए इस फूल के, तो हम इसको बोलते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ये क्लियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप एंड पे पूछ सकते हैं और आप उसको बाद में वजाहत करके क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 30 टूल हो गए। आगे हमारे पास 3, 2, 1। अब इसमें क्या 3 थिंग्स यू फाउंड आउट टू इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। थिंग्स यू फाउंड आउट, 2 आ जाएगा इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड 1 आ जाएगा क्वेश्चन यू स्टिल हैव। 3 डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्ट ऑफ and 1 question you still have about the topic। 3 important facts, interesting ideas, insight about yourself as a learner। इसको आप पढ़ लें। एंड पे कहने का मकसद ये है कि जो है, तो बेसिकली इसको जो है ना मैं आपको ये शो कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की रिफ्लेक्शन होती है कि 3 में हमारे पास आ जाएगा थिंग्स आई लर्नड, 2 में आ जाएगा थिंग्स आई फाउंड इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चन आई स्टिल हैव। यानी कि जो चीज़ें आपको समझ आ गई, जो चीज़ें आपको दिलचस्प लगी और जो सवालात अभी भी आपके जहन में हैं जो आपको क्लियर नहीं है। तो ये हमारे पास 31 टूल है। और आगे हमारे पास कबिंग, डिस्प्ले 6 questions from the lesson, have students in groups of 4, each group has 1 die, each student rolls the die and answer the question with the corresponding number। If a number is rolled more than once, the student may elaborate on the previous response or roll again। Responses may also be रिटर्न। तो जो लूडो का दाना होता है, डाइस जो होता है, आपको पता है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक डॉट्स होते हैं। आपने बोर्ड के ऊपर 6 क्वेश्चंस लिख देने हैं और 1 by 1 क्लास में से स्टूडेंट को जो है आपने स्टेज पे बुलाना है या जो टीचर टेबल होता है वहाँ पे बुलाना है, और स्टूडेंट आने के बाद जो है अपना जो है वो दाना इस तरह करके रोल करेगा। अब उसका अगर 3 आया है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेगा। इसी तरह अगर उसका 5 आ जाता है फिर 5 का आंसर करेगा। आगे आने वाला बच्चा अगर दोबारा 3 रोल कर देता है तो वो उस 3 क्वेश्चन को अपने अंदाज में या फिर सेम टू सेम जो है वो बता सकता है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, उम्मीद है आपको उसकी भी समझ आ गई होगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ख़ासतौर पर मैथ के सब्जेक्ट में अगर आपने कोई एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है तो आप 6 सवालात बोर्ड पर लिख के और ये सरगर्मी की मदद से बच्चों से उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। और इसमें ये होगा कि अगर आपका कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो आप वहाँ पे बोर्ड पर 3 अगर क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व कर दिया उसको रिप्लेस करके एक्सरसाइज में से नया क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि तो ये एक छोटी सी और बड़ी दिलचस्प सरगर्मी है 32 टूल। आगे हमारे पास क्विक राइट, द स्ट्रेटजी आस्क्स लर्नर्स टू रिस्पॉन्ड इन 2 to 10 minutes टू एन ओपन एंडेड क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट पोस्ड बाय द टीचर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर रीडिंग। तो इसमें आप जो है बच्चों को 2 से 10 मिनट देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं। और इसमें अगर आप इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपने जो है ना बच्चों का सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करना होता है। इसमें आप स्पेलिंग या अमला की गलतियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो आप जो है ये एक इनफॉर्मल लर्निंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप मतलब 2 से 10 मिनट बच्चों को देते हैं। और इसमें जो है ना आप कह लें कि द गोल इज़ टू फोकस ऑन आइडियाज़ रैदर दैन परफेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर। तो आप बस बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं। तो ये हमारे पास 33 नंबर पर टूल था। आगे हमारे पास 34 डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग, स्टूडेंट्स समराइज इन वेल चूजन ऑन वर्ड्स अ की आइडिया प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द क्लास पीरियड और द वन जस्ट पास्ट। तो कहने का मकसद है कि बच्चे इसमें अपने अल्फाज और बिल्कुल माकूल अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हुए उस आइडिया को पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि उन्होंने आज के लेक्चर में लिया होता है। तो इसमें पॉसिबली जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो बाहर स्टेज पर आएँ, टीचर टेबल के पास आएँ, डाइस पर आएँ और उस लेक्चर का एक ना समरी के तौर पर या उसको एक मतलब कि अपने अल्फाज में जो है, क्योंकि जो अक्सर ऐसा होता है कि एक जो टीचर है ना वो लेक्चर के बाद क्लास से बाहर जाता है तो अक्सर बच्चों को वो समझ, लेकिन वो बात जो टीचर बच्चों को समझा नहीं पाता, कुछ बच्चों को वही बात उनके जो क्लासमेट या क्लास फेलोज होते हैं ना ओन वर्ड्स अपने अल्फाज में उनको समझाते हैं तो वो समझ आ जाती है। तो ये हमारे पास 34 नंबर का
टूल है। आगे हमारे पास RSQC2 इन 2 minutes स्टूडेंट्स रिकॉल एंड लिस्ट इन रैंक ऑर्डर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ फ्रॉम अ प्रीवियस डेज क्लास। इन 2 more minutes they summarize those points in a single sentence. They write one major question they want answered, then identify the thread or theme to connect this material to the course major goal. तो इसमें क्या होता है कि जो पिछले दिनों में या पिछले दिन या पिछला जो लेक्चर स्टूडेंट्स ने सीखा होता है तो उसको जो है ना वो रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, उसको बारे में क्या उन्होंने अभी तक गेन किया है उसका वो इजहार करते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे भी कह सकती हैं कि ये जो हमारे पास है ना RSQC2 ये है इज़ अ फास्ट क्लासरूम असेसमेंट। ये एक फास्ट किस्म की क्लासरूम असेसमेंट है और ये आप समझ लें कि क्लासरूम असेसमेंट तकनीक डैट लेट्स स्टूडेंट्स रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ रिसेंट और पास्ट डेज लेक्चर। तो इसको आप पढ़ सकती हैं। इसमें आप मुख्तसर कह लें कि ये एक दोहराई का हिस्सा है और जो है आप उसको अगले दिन जब दोबारा दोहराते हैं तो वो चीज़ आपको पक्की हो जाती है। जैसे ऊपर हमारे पास एक समरी में फ्रेम आया था, ये सेम उसी तरह का है कि राइटिंग फ्रेम्स प्रॉब्लम या सोल्यूशन, ठीक है ना, प्रेजेंट्स आर डायलेमा डैट इज़ डैट द प्रॉब्लम इज़ दिस हैज़ हैव अकर्ड बिकॉज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्रेम है। तो ये आप समझ लें कि जिस तरह आपने अगर CV या रेज्यूम बनाते हैं ना तो आपको A to Z खुद सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो आपको एडिटेबल वर्ड फॉर्मेट मिल जाते हैं। आप सिंपली उनको डाउनलोड करके तो वहाँ पे अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो एंटर करके तो रेडी कर लेते हैं। तो ये भी आप समझ लें कि जो राइटिंग फ्रेम्स हैं ना ये एक सपोर्टिव टेम्पलेट या स्केलेटन होता है, आउटलाइन समझ लें, जो कि स्टूडेंट को फराहम की जाती है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 36 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है, इसका उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 37 डिसीजंस, ठीक है, डिसीजंस फिलोसॉफिकल चेयर्स गिवन अ प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या है? जब आप AI से कोई काम करवाना होता है ना, ठीक है ना, जैसे कि आप मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर दो, आप AI को ये बोलते हो ना, तो आप AI को ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, प्लीज़ रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ माई पिक्चर, तो इस हदायत के पीस को, ठीक है ना, ये जो हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। गिवन अ प्रॉम्प्ट क्लास गोज़ टू द साइड दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू देयर ओपिनियन ऑन द टॉपिक, साइड शेयर आउट रीजनिंग एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू चेंज साइड्स आफ्टर डिस्कशन। तो इसको मैं अगर अपने अल्फाज में बताऊं कि जैसा कि हम कहते हैं ना अक्सर क्लास में कि जो बच्चे समझते हैं कि ऑप्शन नंबर B ठीक है वो हाथ खड़ा करें, जो बच्चे समझते हैं ऑप्शन नंबर D ठीक है वो अपना हाथ खड़ा करें, और जिन बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर A ठीक है वो हाथ खड़ा करें, C ठीक है। इसी तरह जो है अगर आंसर सबका तकरीबन जो है ना आप समझ 80% गलत आता है तो टीचर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे के ना आंसर के बारे में हिंट बताता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ये इसके बारे में बात करें। फिर दोबारा से टीचर जब आंसर करता है ना तो वो क्या करते हैं कि अपनी साइड चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जिसने पहले B बोला होता है ना अब उसको शक पड़ता है कि नहीं मेरा आंसर गलत था, ऑप्शन तो C वाला दुरुस्त है। तो यही इसमें होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रीड कर लें। ये 37 नंबर पर टूल है। 38 है हमारे पास, समबॉडी वांटेड बट सो। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू अ नरेटिव टेक्स्ट विद स्ट्रक्चर्ड स्टोरी ग्रामर इधर ओरली, पिक्टोरियली और इन राइटिंग, कैरेक्टर्स, इवेंट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने सिनेरियो बच्चों को पढ़ाया होता है ना, बच्चे उसमें क्या करते हैं पहले कैरेक्टर्स बताते हैं। जैसे अगर हम तहरीक आज़ादी की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कायदे आज़म, लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान, फ़ातिमा जना मादरे मिलत, जितने भी नाम आएंगे ना रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका ये कैरेक्टर्स बोल देगा, ठीक है ना। इवेंट क्या था? तहरीक आज़ादी थी। प्रॉब्लम क्या था? दे वांट दे सेपरेट कंट्री। सोल्यूशन क्या था? पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 14 अगस्त 1947। तो इस तरह जो है अब इसको जो है आप रिटर्न भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से समबॉडी वांटेड बट सो, तो ये इसकी एक मिसाल है। और इसी तरह अगर आप ये देखें इस तरह से आप पिक्चर्स की शेप में भी इसको शो कर सकते हैं, यानी कि टैग्स लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 38 था। सेकंड लास्ट है हमारे पास लिकर्ट स्केल। प्रोवाइड 3 to 5 statements that are not clearly true or false but are somewhat debatable. The purpose is to help students reflect on a text and engage in discussion with their peers afterwards. These scales focus on generalization about characters, themes, conflicts, or symbolism. There are no clear-cut answers in the book. They help students to analyze, synthesize, and evaluate information. One question on Likert scale might look like this: the character name should not have done action.
स्ट्रॉन्गली एग्री। तो ये अक्सर आपने हॉर्स की ट्रेनिंग में और ईस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप एग्री, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गली, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप पूछते थे। इसी तरह इसमें एक दूसरी फॉर्म ये भी आ जाती है कि आपने पूरी कहानी पढ़ी, ठीक है ना, कहानी पढ़ने के बाद आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका वर्ड बाय वर्ड आंसर बुक में मौजूद नहीं था, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने एक इस्लामियात का सबक पढ़ा, ठीक है, जिसमें आप तहारत और पाकीज़गी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अब इसमें ये वाली लाइनें ही लिखी हुई थी कि अपने कपड़ों और जिस्म को पाक साफ़ रखना इंसान का आधा ईमान मुकम्मल कर देता है, ठीक है। अब बुक के अंदर क्या लाइन लिखी हुई थी कि तहारत निस्फ़ ईमान है। अब ये वाली जो लाइन आई है ना कि अपने जिस्म और कपड़ों को पाक साफ़ रखना इंसान का आधा ईमान मुकम्मल कर देता है, ये वाली लाइन तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। अब इसके नीचे आप ऑप्शंस देंगे एग्री, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है ना। तो इसमें आप एग्री पे टैप करेंगे क्योंकि वो जो तहारत निस्फ़ ईमान है ये उसी का ही एक जो है चेंज्ड वर्जन है, अल्फाज बदल गए हैं लेकिन जो है मफ़हूम वही है। इसको भी आप पढ़ लें, ये हमारे पास 39 स्केल है, टूल है। लास्ट टूल जो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है आई हैव द क्वेश्चन, हु हैज़ द आंसर। द टीचर मेक्स 2 सेट्स ऑफ कार्ड्स, वन सेट कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ स्टडी, द सेकंड सेट कंटेन्स द आंसर टू द क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूट द आंसर कार्ड्स टू द स्टूडेंट्स एंड either you or a student will read the question cards to the class. All students check their answers card to see if they have correct answer. A variation is to make cards into a chain activity. The student chooses to begin the chain will read the given card aloud and then wait for the next participant to read the only card that would correctly follow the progression. Play continues until all of the cards are read and the initial student is ready to read his card for the second time. कहने का मकसद यह है कि इसमें आप की क्लास में अगर 20 बच्चे हैं ना तो आप 20 कार्ड बनाएंगे, उनमें से जो 10 कार्ड हैं उनके ऊपर सवालात लिखेंगे, बाकी के जो 10 कार्ड हैं उनके ऊपर जो है आप जवाबात लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप लिख देंगे पाकिस्तान कब मारज़ वजूद में आया। अब कार्ड्स के अंदर किसी पे लिखा होगा 23 मार्च 1940, किसी पे लिखा होगा 14 अगस्त 1947, किसी पे लिखा होगा कि चौधरी रहमत अली, किसी कार्ड पे लिखा होगा कि जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है ना। अब जब से वो पहला स्टूडेंट जो बारी पे होगा ना वो बोलेगा ना कि पाकिस्तान कब मारज़ वजूद में आया। अब जिनके हाथों में जवाबात थे ना, अब उन जवाबात वाले स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होगा कि दूसरे के पास कौन सा कार्ड है। अब जिसके पास ये 14 अगस्त 1947 वाला कार्ड होगा ना वो इसको स्पीक कर देगा। मिसाल के तौर पर कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि जिसके पास वो सवालों जवाब वाला कार्ड था ना उसको जवाब मालूम नहीं है, ठीक है। आप दूसरे स्टूडेंट की तरफ चलेंगे और वो सवाल को रीड करेगा और उसका जवाब आ जाएगा। करते करते जब सारे जवाबात वाले बच्चे जो हैं वो अपनी सीटों पे चले जाएंगे, आखिर में वो बच्चा रह जाएगा जिसने जवाब नहीं दिया था और जिसने सवाल पूछा था वो रह जाएगा। तो इस तरह आप उन दोनों सवाल जो आप क्लास में शो करेंगे तो क्लास रिस्पॉन्स करेगी। इस तरह से आप ये वाली सरगर्मी कर सकते हैं। तो ये हम जो है 40 टूल्स पढ़ चुके हैं अभी तक। अगली वीडियो में हम 41 से 60 तक पढ़ेंगे कि आप किस तरह से मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड आपने यूज़ किया था, जो लेक्चर आपने बच्चों को डिलीवर किया था वो बच्चों तक जो है फॉर्मली पहुंच चुका है, बच्चे उसको सीख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, वीडियो लाइक शेयर किया करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।